हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। अगर मैं कहूँ तो ये एक एडवांस मैथ का पार्ट है जिसमें आपके अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आते हैं, लेकिन अ, आपके सिलेबस में केवल मेंसुरेशन ही चैप्टर है जो दिया गया है। अब होने को तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। यस, 18-20 क्लास कम से कम या इसमें लग जाएंगी। लेकिन आपके एग्जाम में आने वाला है एक क्वेश्चन, केवल एक सवाल मेंसुरेशन से आने वाला है। तो उसके लिए हमें 18-20 क्लास की जरूरत नहीं है। हम 5 से 6 या 7 क्लास में आपका सिलेबस जो है मेंसुरेशन का वो एंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे टू द पॉइंट। आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर आया है उसको लेकर चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, या जो आने वाला है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। एक फ्लो होता है, एक पैटर्न होता है, जिसके बाहर एग्जामिनर नहीं जाएगा जब वो आपका पेपर सेट कर रहा होगा। तो ठीक है, चलिए। अब मेंसुरेशन के भी दो पार्ट होते हैं बच्चे, यानी कि क्षेत्रमिति, जैसा कि मैंने कहा, एक बड़ा टॉपिक है। अब इसमें सारा खेल जो है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने अल्टरनेटिव्स पढ़े थे। अल्टरनेटिव्स यानी कि किसी क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला चाहिए तो हम फॉर्मूला ना लगाकर उसको बेसिक्स वगैरह से कर रहे थे। लेकिन बच्चे, अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं तो मैं आज पहली बार बोलूंगा या लास्ट बार बोलूंगा, लास्ट तक सुनते रहना, चाहे मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप मेंसुरेशन करना चाहते हैं, अगर आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं तो मेंसुरेशन नहीं। साफ सीधी बात है, कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है। आपके दिमाग में अगर आए सर कोई और तरीका, बिना फॉर्मूले के कोई तरीका नहीं है। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, किसी भी तरीके से करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, लेकिन फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और उन फॉर्मूलेज की प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन में। कई बार क्या होता है, अक्सर बच्चा फॉर्मूला याद कर लेता है लेकिन उसको क्वेश्चन में फॉर्मूले को यूज करना नहीं आता है। तो बार बार परेशान होता रहता है कि यार इसका ये फॉर्मूला है लेकिन अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए हम क्लास के क्वेश्चंस करेंगे, वर्कशीट करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आपका स्कोर क्या रहा? आपको लगा हम भूल जाएंगे? क्या स्कोर रहा आपका, बताइए मॉक क्विज में। जल्दी से, 1 मिनट का समय है और फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखेंगे क्या क्या मेंसुरेशन में हमें पढ़ना है। ठीक है बस बच्चे, मेंसुरेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले याद करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। एक बार फॉर्मूला याद हो गया, मैं कह रहा हूं सबसे, पूरे मैथमेटिक्स में सबसे आसान चैप्टर आपका मेंसुरेशन हो जाएगा। अगर एक बार आपके फॉर्मूले याद हो गया तो फ्री के नंबर दे के जाएगा आपको, क्योंकि मेंसुरेशन, अच्छा वाह बहुत बढ़िया, अच्छा स्कोर है। आप मेंसुरेशन क्या है, मैंने कहा होने को बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही टफ, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत आसान, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बनता आया है, और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही बनेगा। ओके, चलो पढ़ते हैं भैया। क्षेत्रमिति, इंग्लिश में तो नाम हमने थंबनेल में देख लिया, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन भी बच्चा दो तरीके से हमें पढ़नी होती है। एक होती है 2D मेंसुरेशन। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। 2D आपने सुना होगा, और एक सुना होगा 3D। D4 क्या होता है? D4 होता है डायमेंशन। डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन यानी कि 3 भुजाएं, 2 भुजाएं, इस तरीके से, है ना।
तो 2D या टू फेस, डायमेंशन को आप फेस बोल सकते हो, टू फेस, इसको बोलेंगे 3 फेस, बताएंगे हम, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन, देखो आप बेसिक डिफरेंस याद रखो। 2D मेंसुरेशन वो आकृति है, 2D मेंसुरेशन वो आकृति है जिनको आप कॉपी पेन या बोर्ड पर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेन। कलम की सहायता से या पेन की सहायता से आप उन आकृतियों को बना सकते हो, उनको कहते हैं 2D आकृति। और 3D आकृति वो होती हैं जिनका एक्चुअल रूप आप पेन या कलम की हेल्प से नहीं बना सकते हो, उनको क्या कहेंगे? 3D। तो कोई भी डिफरेंस पूछे 2D 3D में आप बता देना। जिनको हम कॉपी पेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2D, जिनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उन्हें कहेंगे हम 3D। अब 2D में हमें क्या क्या पढ़ना है बेसिकली जरा देखेंगे भाई। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें त्रिभुज, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ट्राइंगल। क्या लिखेंगे बच्चा? ट्राइंगल। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है भैया। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इसको क्वाड्रिलेटरल। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इसमें सर्कल या वृत्त, इंग्लिश वाले बच्चे सर्कल लिखेंगे, ठीक है। और चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे इसमें पॉलीगन्स। हालांकि ये बहुभुज जो होता है, ज्योमेट्री का पार्ट होता है ये, जिसको कहते हैं पॉलीगन्स, लेकिन इसको कई बार मतलब उन एग्जाम में देखा गया है जिसमें केवल मेंसुरेशन आता है ना, उन एग्जाम में कई बार बहुभुज यानी कि पॉलीगन्स के क्वेश्चन देखे गए हैं। तो फिर हम पॉलीगन को इसी के साथ पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चा। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इनके भी बहुत सारे टाइप हैं। 3D मेंसुरेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है बच्चा घनाभ, घनाभ जिसको क्यूबॉइड बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद पढ़ेंगे घन, जिसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे बच्चे बेलन, जिसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे इसमें शंकु, जिसको इंग्लिश में कोन, CONE बोलते हैं। पांचवें नंबर पे पढ़ेंगे हम इसमें गोला, जिसको स्फेयर कहते हैं, गोला अर्धगोला सब इसी में आ जाएगा। और छठे नंबर पे जो बचा होगा विविध, जो भी बचा होगा कि सर ये वो सब विविध में छोटा छोटा टॉपिक यानी कि मिसलेनियस में आ जाएगा, ठीक है। जो भी इक्का दुक्का बचा होगा वो मिसलेनियस में कवर कर लेंगे हम, ओके। बेसिकली आपके ये 5 टॉपिक हैं जो हमें 3D में कवर करने हैं, जहां से बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास 2D। और 2D का भी हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चे, उसका नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, देखो नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब होता है 3, और भुज मतलब होता है भुजाएं, यानी कि ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजा हो। ट्राई, ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब कोण, या फिर जिसकी 3 भुजा होंगी उसके 3 कोण होंगे। तो आपको याद क्या रखना है? ऐसी बंद आकृति, 3 भुजाओं वाली बंद आकृति, ऐसे आप याद करो। 3 भुजाओं वाली, 3 भुजाओं वाली बंद आकृति, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ट्राइंगल। अब वो कैसी भी बन सकती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एनक्लोज्ड, ENCLOSED, एनक्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड्स, एनक्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड्स, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ट्राइंगल। अब वो ट्राइंगल बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले हमें एक जनरल ट्राइंगल देखना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये जैसे ये यहां कॉर्नर्स हो गए, क्या हो गए? कॉर्नर्स यानी कि कोने। और ये इस कोने से इस कोने तक की जो लाइन है,
इसको क्या कहेंगे बच्चा? इसको कहते हैं साइड, यानी कि भुजा। क्या कहते हैं इसको? भुजा। ऐसे ही आपकी ये साइड हो गई, ऐसे ही आपकी ये साइड हो गई। तो कितनी साइड हैं आपके सामने? आपके सामने 3 साइड हैं, और तीनों की तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना? जुड़ी हुई हैं, तो ये बंद आकृति हो गई। क्या हो गई बच्चा? एनक्लोज्ड फिगर हो गई। कितनी साइड है? 1, 2 और 3। अब ये भुजाएं आपकी अलग अलग भी हो सकती हैं, तीनों की तीनों। तीनों की तीनों एक जैसी भुजाएं भी हो सकती हैं भाई, जो इसकी लंबाई वो इसकी लंबाई, वो इसकी लंबाई। इनमें से किन्हीं दो को भुजा बराबर भी हो सकती है, ये इसके बराबर हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये भुजाएं बराबर होती जाएंगी, अलग अलग होती जाएंगी, तो इनके नाम, इन त्रिभुजों के, इन ट्रायंगल के नाम चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल्स के नाम चेंज होते चले जाएंगे, रहेगा वो ट्रायंगल ही, रहेगा वो त्रिभुज ही। तो चलिए, अब त्रिभुज को हम अलग अलग नामों से पढ़ते हैं, त्रिभुज के भी पार्ट्स। समझ गए आप कि बेसिक त्रिभुज तो हमारा ये हो गया। अब मैंने कहा कि इनकी भुजाओं के आधार पर, कि भुजा तीनों की बराबर है, 2 भुजा बराबर हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इस बेसिस पर ये अलग अलग नाम से जाने जाएंगे, है ना भैया? अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। तो किस किस नाम से जाने जाएंगे? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, है ना? त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। बहुत बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितना बेसिक मैं आपके लिए जा सकता हूं उतना जा रहा हूं। फिर भी मैं कहूंगा कि लास्ट में आके मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, और फॉर्मूला तो वो याद करना पड़ेगा। अब उसको याद करने के लिए मैं इतने डिटेल में जा रहा हूं कि आपको चीजें समझ के याद करनी पड़े, है ना? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। देखो, विषम का मतलब क्या होता है? विषम का मतलब ऑड, इंग्लिश में जिसको कहते हैं। विषम का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूंगा तो विषम का मतलब होता है विभिन्न, है ना? अलग अलग प्रकार के, उनको क्या कहेंगे? विषम, है ना? तो विषम बाहु त्रिभुज को हम कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल, इंग्लिश में स्केलीन ट्राइंगल। अब वो कैसा दिखता है, क्या फॉर्मूले होते हैं, जरा देखते हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज वो होता है बच्चा जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाएं विभिन्न होती हैं, 3 विभिन्न भुजाएं, विभिन्न भुजाएं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे 3 डिफरेंट साइड्स। क्या लिखेंगे? 3 डिफरेंट साइड्स, 3 विभिन्न भुजाएं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल यहां पर ये बनाया, और मैंने कहा इसकी तीनों भुजाएं ना अलग अलग हैं। मान लो इस भुजा को मैं नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी, और इसको नाम दे देता हूं मैं सी। तो तीनों साइड क्या हो गई? तीनों साइड आपकी अलग अलग हो गई। और जब तीनों साइड अलग अलग हो जाती हैं तो उसको कहते हैं हम बच्चा स्केलीन ट्रायंगल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज आपके सामने आ गया, तो विषमबाहु त्रिभुज के कुछ फॉर्मूलेज हैं। विषमबाहु त्रिभुज के कुछ फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, त्रिभुज क्या, जो नाम में लिखने वाला हूं ना, वो आप लास्ट तक पढ़ोगे, 2D मेंसुरेशन में लास्ट तक पढ़ोगे, चाहे मैं त्रिभुज की बात करूं, चाहे मैं चतुर्भुज की बात करूं। तो बच्चे, सबसे पहला नाम आता है परिमाप। ये नाम याद रहेगा आपको अब आज के बाद में। परिमाप, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीमीटर, पेरीमीटर, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं पी। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप, देखो ये तो मैंने यहाँ पे आपका त्रिभुज लिखा है स्केलिन, यानी कि विषमबाहु। अब मैं बात कर रहा हूं परिमाप की, यानी कि पेरीमीटर की। तो बच्चे याद रखना, किसी भी आकृति, चाहे वो त्रिभुज हो, किसी भी तरह का त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल हो, 4 भुजाओं वाली आकृति, और वो किसी भी तरीके का चतुर्भुज हो, अगर मैंने आपसे पूछा ना इसका परिमाप, इसका पेरीमीटर बताओ, तो बच्चे याद रखना, परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। परिमाप का मतलब क्या होता है?
सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड, सारी भुजाओं का योग। तो जितनी भी भुजा आपके सामने है सबको जोड़ दो, उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे पेरीमीटर यानी के परिमाप। तो यहां पर ए बी सी तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे मिलता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पेरीमीटर मिल जाएगा किसका, पेरीमीटर मिल जाएगा स्केलीन ट्रायंगल यानी के विषमबाहु त्रिभुज का। सेकंड इसमें आता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। देखो अर्ध का मतलब क्या होता है, अर्ध का मतलब होता है आधा, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप को शॉर्ट फॉर्म में एस बोलते हैं, और पेरीमीटर का आधा होता है, पेरीमीटर का आधा, यानी कि हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो अर्ध परिमाप का मतलब हो जाएगा बच्चा पेरीमीटर का आधा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, दो फॉर्मूले हो गए। चलिए तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं अब। तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है, तीसरा फॉर्मूला है हमारा क्षेत्रफल का। किसका बच्चे, क्षेत्रफल का, या फिर इंग्लिश में जिसको कहते हैं एरिया, एरिया। क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो स्केलीन ट्रायंगल का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाला जा सकता है। भैया सबसे पहला आपको देखना है हीरोज फॉर्मूला, नाम दिया गया है उसे हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। कोई साइंटिस्ट रहे होंगे जिनका नाम हीरो रहा होगा, तो उनके नाम से एक आपका फॉर्मूला बना हीरोज फॉर्मूला। तो किसी भी स्केलिन ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया निकालना हो तो हीरोज फॉर्मूला लगता है। हीरोज फॉर्मूला होता है बच्चा अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ये सब याद करना पड़ेगा भाई, है ना, दो तीन बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। और जहां पर एस क्या है आपका, एस है आपका सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। तो भैया हीरोज फॉर्मूला कहता है एरिया होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसका होल का अंडर रूट। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया एरिया निकालने का। दूसरा फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला होता ही अलग तरीके से है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, किसी त्रिभुज का आधार यानी कि आपको बेस दे देगा, आधार, नीचे वाली जो लाइन होती है इसको कहते हैं आधार, आधार है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस, बेस। और सामने वाले पॉइंट से इसके ऊपर जो एक लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको कहते हैं ऊंचाई, उसको क्या कहते हैं, ऊंचाई, यानी कि इसको कहते हैं हाइट, हाइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में एच बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में बी बोलते हैं। मैंने क्या बोला, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का जो नीचे वाली साइड होती है इसको कहते हैं आधार यानी कि बेस, और इस आधार के ऊपर एक परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक लाइन जो सामने वाली पर 90 डिग्री का कोण बनाती है उसको कहते हैं लंबवत। तो वो लंबवत होती है उसको कहते हैं ऊंचाई यानी कि हाइट। ये अलग ही क्वेश्चन बनता है, इससे अलग ही बनेगा। और इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्षेत्रफल एरिया होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार यानी कि बेस गुणा ऊंचाई यानी कि हाइट, ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला अलग ही होता है। अब ये था स्केलिन ट्रायंगल का। अब मैं इसको समराइज करता हूं, जरा सामने देखेंगे सभी लोग, सभी लोग प्लीज सामने देखेंगे, 2 मिनट में इसको समराइज करके मैं आगे बढ़ता हूं। देखो सामने देखेंगे सभी लोग। मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले मैंने बात करी विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलीन ट्रायंगल की। तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने बोला एक ऐसा ट्रायंगल
जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले उसके पेरीमीटर यानी कि परिमाप की बात करी, यानी कि परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड। तो आपने कहा a प्लस बी प्लस सी आपका परिमाप हो गया। फिर बात आई अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर की। तो अर्ध परिमाप है पेरीमीटर का आधा यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीसरा हमने बात किया इसका एरिया। एरिया मतलब अगर एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो, ए बी सी, उसका फॉर्मूला एरिया का होता है हीरोज फॉर्मूला, जिसका मतलब होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है? एस है आपका सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी क्या है? ए बी सी इस त्रिभुज की भुजाएं हैं, इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। एस क्या है? एस आप लिख लो चाहो तो, एस आपका सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जिसको मैंने अभी अभी यहां पर आपको बोला है, ये वाला एस। ठीक है। अब त्रिभुज से भी दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है क्षेत्रफल के रूप में। एक तो आपको तीनों साइड दे देगा, बस केवल तीनों साइड और एरिया पूछेगा, तो वहां तो आपको लगाना है हीरोज फॉर्मूला। कहां? जहां तीनों साइड देकर एरिया पूछेगा। दूसरा, आपको कोई भुजा नहीं देगा, कोई साइड नहीं देगा, यह भी नहीं बताएगा कि कौन सा ट्रायंगल है। आपसे कहेगा कि किसी ट्रायंगल का, किसी त्रिभुज का आधार कुछ दे देगा, और कहेगा उसकी संगत ऊंचाई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको दे देगा कुछ वैल्यू में। यानी कि आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई दोनों आपको दे देगा, और आपसे कहेगा बताओ इसका क्षेत्रफल क्या है। कोई साइड, कोई भुजा वगैरह आपको नहीं मिलेगी। तो वहां उस केस में क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब ये था स्केलिन ट्रायंगल। अब मैं एक लाइन में और एक चीज आपको बताने वाला हूं कि जो स्केलिन ट्रायंगल होता है ना, ये होता है यूनिवर्सल ट्रायंगल। बच्चा, यूनिवर्सल ट्रायंगल का मतलब, यूनिवर्सल ट्रायंगल का मतलब कि आगे, इसके आगे हम जो भी ट्रायंगल पढ़ेंगे ना, जो भी ट्रायंगल जिस भी नाम से पढ़ेंगे, याद रखना वो स्केलिन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का ही हिस्सा होगा। देखो, विषमबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग। अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल देखूं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, सर यहां तो आपने कह दिया तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि तीनों भुजाएं बराबर हो। हाँ, वहां फिर ट्रायंगल का नाम हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दो भुजाएं बराबर हो, केवल दो भुजाएं। हाँ, वहां पर ट्रायंगल हो जाएगा आइसोसेलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो अलग अलग नाम से ये जाने जाएंगे। यूनिवर्सल यानी कि सबका गुरु, सबका पिताजी, सबका पापा यही है। कौन? स्केलिन। तो अगर ये सबका गुरु है तो इसके फॉर्मूलेज, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, ये हर ट्रायंगल में लग जाएंगे। हर, जितने भी ट्रायंगल हम आगे पढ़ेंगे, हर ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूलेज एप्लीकेबल होंगे। लेकिन हम हर ट्रायंगल में उनका अलग पार्ट पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, जो भी ट्रायंगल का मैं नाम लिखवाऊंगा उसका मैं क्षेत्रफल, वो बनेगा इसी फॉर्मूले से। वो जो क्षेत्रफल मैं लिखवाऊंगा ना आगे किसी भी ट्रायंगल का, वो बना होगा इसी फॉर्मूले से। लेकिन उसको हम रिजल्ट के रूप में कि भाई समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल ये हो गया, इसका पेरीमीटर ये हो गया, डायरेक्ट याद करेंगे। अगर ये अप्लाई करने जाएंगे तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस स्केलिन ट्रायंगल को सबका गुरु मानना कि भाई इसी से ही सारे के सारे अलग अलग पार्ट्स बने हैं। तो इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो हर ट्रायंगल में लग सकते हैं, हर ट्रायंगल में, है ना। लेकिन हम हर ट्रायंगल के क्षेत्रफल परिमाप का फॉर्मूला अलग से पढ़ेंगे। ओके, चलो इतनी बात क्लियर है। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं आपको लेकर। देखो, ट्रायंगल को भी दो हिस्सों में पढ़ा जाता है। एक तो पढ़ा जाता है भुजा के आधार पर, जैसे हमने अभी देखा कि भाई तीनों भुजा बराबर है। एक पढ़ा जाता है कोण के आधार पर। तो जो कोण के आधार पर पढ़ा जाता है ना, बेस्ड ऑन एंगल,
वो ज्योमेट्री का पार्ट होता है, ज्योमिति का पार्ट होता है। और जो भुजा के आधार पर पढ़ा जाता है वो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का पार्ट होता है। तो हमें केवल भुजा के आधार पर पढ़ना है, कोण के आधार पर नहीं। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज हो कि सर ये वो, फिर भी मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि अगर मैंने कोई ट्रायंगल, कोई त्रिभुज बनाया तो ये होते हैं इसके एंगल, कोण। क्या होते हैं? कोण। मान लो इनको मैंने नाम दे दिया ए बी सी, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का जो योग होता है ना, तीनों एंगल का जो सम होता है बच्चे, वो याद रखना हमेशा 180 डिग्री होता है। बस इतना आपने ध्यान में रखना है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हालांकि आप सबने ये बहुत बेसिक चीज पढ़ी होगी डेफिनेटली, फिर भी मैं आपको लिखवा रहा हूं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है? वो होता है 180 डिग्री। ओके, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप पढ़ो, फिर मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए, किसी त्रिभुज को बनाने के लिए, किसी त्रिभुज को बनाने के लिए किसी त्रिभुज को बनाने के लिए कोई भी त्रिभुज अगर बनना है तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन, शर्त, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शर्त। शर्त बोलते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए? कि भैया दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। सबसे पहली शर्त क्या है भाई? आपको पता है त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में क्या होती हैं? तीन भुजाएं। तो सबसे पहली शर्त होती है कि दो भुजाओं का योग, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सम ऑफ टू साइड्स, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। बराबर भी नहीं चलेगा, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो त्रिभुज है, नहीं तो त्रिभुज की भुजाएं नहीं होंगी। आपको कोई तीन भुजाएं, तीन साइड दे देगा और कहेगा बताओ ये त्रिभुज की भुजा है या नहीं। मैं एग्जांपल से कराऊंगा आपको। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? कि दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन द थर्ड साइड, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। छोटा छोटा होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहां पे लिखी है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। अब सवाल यहां से या इन कंडीशन से कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5। मैंने आपसे कहा कि 3, 4 और 5 क्या ये किसी ट्राइंगल की साइड हो सकती हैं? यस और नो में जवाब देना है। मैंने लिखा 3, 4 और 5 क्या ये किसी त्रिभुज की भुजाएं किसी ट्राइंगल की साइड हो सकती हैं? आपको ये दो कंडीशन चेक करनी है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन, ये दोनों शर्त किन्हीं दो भुजाओं में अप्लाई हो रही हैं तो ये त्रिभुज की भुजा हो सकती है, तो ये ट्राइंगल के साइड हो सकती है, नहीं तो नहीं। अप्लाई करके देखो। देखो भाई, मैं किन्हीं भी दो का योग करता हूं, पहली वाली शर्त को देखते हैं, योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। 3 और 4 7, 5 से बड़ा है, हाँ जी सर। 4 और 5 9, 3 से बड़ा है, हाँ जी सर। 5 और 3 8, 4 से बड़ा है, हाँ जी सर। तो योग यानी कि सम की कंडीशन तो हो गई फॉलो। अब अंतर की बात करते हैं। 3 और 4 का अंतर 1,
-1 मत कहना अंतर को, अंतर हमेशा प्लस में होता है। तो 3 और 4 का अंतर 1, 5 से बड़ा है, हाँ जी। 4 और 5 का अंतर 1, 3 से बड़ा है, सॉरी छोटा है, हाँ जी। 5 और 3 का अंतर 2, 4 से छोटा है, हाँ जी। भैया प्रत्येक दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा भी मिल रहा है और जो योग है वो तीसरी से बड़ा भी मिल रहा है, दोनों शर्त फॉलो हो गई, तो फिर ये हमारी ट्रायंगल की साइड, ट्रायंगल की भुजा हो सकती हैं। ठीक है बच्चा, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1, 7 और 9, बताइए क्या 1, 7 और 9 किसी त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? यस और नो? किसी ट्रायंगल की साइड हो सकती हैं बच्चा? बताओ। बोलो। ये पूरा वीक, हाँ बच्चे अपने आप को दिमागी रूप से तैयार रखना, इस सैटरडे और संडे दोनों दिन हम क्लास करेंगे। सैटरडे भी हमारी क्लास होगी और संडे भी हमारी क्लास होगी, तो अपने आप को यहाँ से तैयार रखना। और वो क्लास बड़ी बड़ी होंगी, 2 से ढाई घंटे की एक क्लास होगी, 2 घंटे तो मिनिमम। और टाइम दिन में नहीं मिल पाएगा, शाम को ही हम टाइम रखेंगे या दोपहर के बाद रखेंगे टाइम, है ना। तो वो मैं आपको फ्राइडे को बता दूंगा कि क्या टाइम रहने वाला है। ठीक है, तो 1, 7 और 9 जरा चेक करते हैं। भाई दो भुजाओं का योग 1 और 7 8। अब ये जो योग है, जो सम ऑफ टू साइड है, वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अब ये 1 और 7 8, तो 9 से छोटा रह गया। इसका मतलब है ये हमारी ट्रायंगल की भुजा नहीं होंगी, ये त्रिभुज की साइड नहीं होंगी। याद रखना बच्चा इस बात को कि भैया एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं की तो हटा दो। ओके, वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं, अब आप तैयार हैं? फॉर्मूलेज को मैं ऐसे भी लिख के लाया हूं, हालांकि मैं दे दूंगा आपको बाद में पीडीएफ में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहला सवाल है पे आइए। देखो भाई जरा, थर्ड सिंथेसिस होगा भैया, सारा सिलेबस होगा, आप काहे परेशान होते हैं? आप मुझे मत याद दिलाओ कौन सा चैप्टर रह रहा है, कौन सा मैंने नहीं कराया, मुझे याद है, वो मेरा काम है, आपका काम नहीं है, मेरा काम है। मेरा काम मुझे करने दो, आपका काम है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको दिमाग लगा के अच्छे से पढ़ना। आप वो काम अच्छे से करो। एडिक्विटी को लेकर भाई मैं क्या कहूं, मैं कुछ कह दूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए मैं विवादों में फंसना पसंद ही नहीं करता हूं। मैंने पहले भी आपसे एक बात बोली है क्लास में कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी आपको, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, कितना भी एफर्ट लगा ले वो, दो दो रिजल्ट निकलेंगे, या तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा या वो अपना फायदा लेकर निकल जाएगा। इवेंचुअली आप जहां थे वहीं पर खड़े रह जाएंगे। तो या तो लड़ाई लड़ो ही मत, सरेंडर करके बैठ जाओ, और लड़ना है तो खुद लड़ो, किसी के भरोसे मत रहो। अब मैं ये जो बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन समझदार बच्चे समझ जाएंगे। प्लीज अब इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेगा, मुझे नहीं करना कोई डिस्कशन, ना मुझे कोई पॉपुलैरिटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की संभावित लंबाई क्या हो सकती है? कंडीशन लगाओ जल्दी से। सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड। भाई 2 और 3 5 छोटा रह गया योग, तो ये आंसर नहीं होगा। 3 और 4 7, 5 से बड़ा हो गया। 5 और 4 9, 3 से बड़ा हो गया। 5 और 3 8, 4 से बड़ा हो गया। अब अंतर देखते हैं, 3 और 4 का अंतर 1,
5 से छोटा है। 4 और 5 का अंतर 1, इससे छोटा है। 3 और 5 का अंतर 2, इससे छोटा है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बाकी दो में भी चेक कर लेना, पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये सवाल करिए। किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज की सबसे छोटी लंबाई ज्ञात करो। देखो, आपको भुजाओं का, आपको साइड का रेशियो दे दिया है। क्या बोला उसने? उसने बोला है 1/2, 1/3 और 1/4। ये साइड का रेशियो है। सबसे पहले क्या करो, इस रेशियो को थोड़ा सा ठीक करो। इस रेशियो को क्या करो, थोड़ा सा ठीक करो। यानी कि क्या मैं 4 तिया 12, क्या एलसीएम जो है 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना है? 4, 3 एंड 2 का बच्चा वो है 12। तो एलसीएम की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। तो ये आ जाएगा 2 छिक्के 12, 6 एकम 6, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3। तो ये भुजा, ये साइड आपको मिल गई। ठीक है। और अब आपको बोला है कि भैया जो परिमाप है ना वो 52 है, वो पेरीमीटर 52 है। क्या परिमाप का मतलब मैंने आपको समझाया कि सारी भुजाओं का योग यानी कि सम होता है। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 52। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 52/13, यानी कि 4। एक यूनिट आपसे कह रहा है सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी तो ये रही 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 4 दैट इज 12। और यही आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ू। नेक्स्ट, ये सवाल पे आएंगे जरा। कल हम ट्रायंगल वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और परसों से हम अपना चतुर्भुज, 2 दिन चतुर्भुज में लगेंगे मुझे। सैटरडे संडे में हम अपना 3D मेंसुरेशन कंप्लीट कर लेंगे, है ना। मंडे से हम अपना नया चैप्टर शुरू कर लेंगे फिर, है ना। मंडे से फिर बचेगा छोटे छोटे चैप्टर आपके। अनुपात समानुपात हो जाएगा आशीष, वो भी। देखो, एक त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल बताओ। अब आपको क्या है, आपको त्रिभुज की तीनों साइड उसने दे दी है। आपको बोल दिया है कि 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 3 साइड है। एरिया हमें बताना है। अच्छा, किसी भी ट्राइंगल की अगर तीनों साइड आपको दे दे, अगर तीनों साइड आपको दे दे, तो क्या हम हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं क्षेत्रफल के लिए? भाई एरिया क्या होता है? एरिया होता है √(s), s-a, s-b और s-c। क्या यही है? यस। जहां पर s क्या है? जहां पर s है सेमी पेरीमीटर, यानी कि सबको जोड़कर 2 से भाग कर दो। 7 और 4 11, 11 और 5 16 और 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 8। भाई सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है तीनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, इज द सेमी पेरीमीटर। आगे अगर मैं यहां पर रखने जाऊंगा तो S4 8, S-a, देखो यहां फोकस करो। S-a यानी कि 8 में से पहली वाली भुजा घटा दो, 8 में से 5 गया 3। S-b, 8 में से 4 घटा दो 4। और S-c, 8 में से 7 घटा दो 1। ये कितना आ गया? 8 चौक 32, 96।
या फिर ऐसे करो, हाँ, 8 चौक 32 तिया 96 लिखो। अब हमें मिल गया अंडर रूट ऑफ 96। अब इसने इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में। तो क्या करो बच्चे, 32 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो, सुनो, सॉरी 32 कह रहा हूं, 96 को ऐसी दो नंबर में, ऐसी दो संख्या में तोड़ो जहां से आप एक परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग निकाल सको। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैं 16 × 6 में तोड़ सकता हूं? भाई 96 को क्या मैं 16 × 6 = 96 नहीं लिख सकता हूं? 16 × 6 बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक पूर्ण वर्ग है, तो 4√6। भाई 16 का 4 बाहर आ जाएगा ना, तो आपका आंसर आ गया 4√6, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बताइए। 4√6। ओके, आगे चलूं। ये सवाल देखिए जरा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 0.08 मीटर और 4 सेंटीमीटर है। बच्चा, एक भुजा तो सेंटीमीटर में दे रखी है, ये वाली मीटर में दे रखी है, और ये वाली सेंटीमीटर में। यूनिट बराबर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। पता है कि नहीं पता आपको ये, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं? तो ये तो सेंटीमीटर में है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तीनों की यूनिट बराबर होनी चाहिए। तो तीन भुजाएं आ गई, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब हमें अगेन वही एरिया बताना है। तो अगेन आपको किसी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड दे रखी हैं तो हीरोज फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाना है बच्चा? हीरोज फॉर्मूला। तो एरिया क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो सेमी पेरीमीटर क्या है? सबको जोड़कर 4 8 12, 12 और 6 18/2, ये आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9। 9 में से पहली वाली घटाओ, 9 में से 6 गया 3, 9 में से दूसरे वाली, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5। देखो, या तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो, या फिर सामने देखो, या फिर आप जानते हैं कि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, जिसका 3 बाहर आ जाएगा और बाकियों को आप मल्टीप्लाई कर लो। 5 तिया 15, एकम 15। आपका एरिया कितना आ गया? 3√15। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बताइए। 3√15। ठीक है भाई, आगे चलूं। चलो ये सवाल करिए जरा। ये लेटेस्ट अपडेटेड चीजें हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 0.25 मीटर, 0.25। देखो, वो भी सेंटीमीटर में है, वो भी सेंटीमीटर में है, और बच्चा ये मीटर में है, तो हमें इसे भी सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ओके। अब क्षेत्रफल बताओ। भाई तीन भुजा आपके पास है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25। हालांकि ये भुजा
अभी आपने समकोण त्रिभुज नहीं पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पढ़ा है, तो ये भुजा जो आपके सामने है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। सर आपको कैसे पता? आपको भी पता चल जाएगा जब आप समकोण त्रिभुज पढ़ोगे। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इसका एरिया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। ये आधार है, ये ऊंचाई है, मल्टीप्लाई करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, 24 सत्ते 168, 168 का आधा 84, ये आ जाएगा। लेकिन हमने अभी इसको ही पढ़ा है हीरोज फॉर्मूला, तो हम इसे हीरोज फॉर्मूला से ही करेंगे कि भाई सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर बताओ। अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा। तो सारी भुजाओं को जोड़ो, 25 और 24 49, 49 और 7 56, 56 को 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 28। तो सेमी पेरीमीटर कितना है? 28। ओके, अब हम हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया बराबर अंडर रूट ऑफ एस, कितना? 28। एस माइनस ए, 28 में से 7 गया 21, एस माइनस बी, 28 में से 24 गया 4, और एस माइनस सी, ये आ जाएगा 3। अब ये इतनी सारी संख्याएं आपको अंडर रूट के अंदर मिल गई। आपके दिमाग में सबसे पहली बात पता है क्या आएगी? आपके दिमाग में आएगी यार इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, यही आएगी ना? यही आई है ना आपके दिमाग में कि भैया इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या बनेगी बहुत बड़ी, संख्या बनेगी बहुत बड़ी। तो फिर क्या करें सर? अगर इस तरह की बड़ी बड़ी संख्या रूट के अंदर है और आपको कम कैलकुलेशन के साथ उन्हें सॉल्व करना है, तो सामने देखो क्या करना होता है। आपको 28 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है, कम से कम एक परफेक्ट स्क्वायर हो, कम से कम एक संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम कहेंगे 4 सत्ते 28, एक संख्या यानी कि 4 हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। ऐसे 21 को भी आप ऐसी दो संख्या में तोड़ो, 3 सत्ते 21, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर रूट के अंदर दो संख्या मल्टीप्लाई में है तो इसका आंसर ए होता है। रूट के अंदर अगर दो एक जैसी संख्या मल्टीप्लाई में है तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अब जैसे रूट के अंदर ये 4 है और ये 4 है तो 4 आ जाएगा, ये 7 है ये 7 है तो 7 आ जाएगा, ये 3 है ये 3 है तो 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 84। बोलो भाई, मैंने आपसे क्या बोला कि रूट के अंदर अगर a गुणा a है तो आपका उत्तर होगा a। ऐसे ही रूट के अंदर ये 4 और ये 4 मल्टीप्लाई में था तो 4 आंसर होगा। रूट के अंदर 7 और 7 मल्टीप्लाई में था तो 7 आ जाएगा। रूट के अंदर 3 और 3 मल्टीप्लाई में था तो 3 आ जाएगा। आप कहेंगे 84। ठीक है भाई, आगे बढ़े। एक और सवाल दूं ऐसा ही। वेरी गुड, ये सवाल पे आएंगे जरा। कह रहा 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अगेन उसी तरीके से करना है, उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से करिए। कि भैया 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर साइड है, सब कुछ सेंटीमीटर में है। तो आपको सबसे पहले अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर निकालना है। सबको जोड़िए, 15 और 14 29, 29 और 13 42, 42/2 कितना आ जाएगा? 21, 21 आ गया। अब हम निकालते हैं एरिया। अंडर रूट ऑफ एस यानी कि 21, एस माइनस ए, 21 में से 13 माइनस करो, कितना आएगा? 8। एस माइनस बी, 21 में से 14 माइनस करो, कितना आएगा? 7। और 21 में से 15 माइनस करो, कितना आएगा? 6। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आपने कर दिया। ओके, अब इतनी सारी संख्या मल्टीप्लाई में है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सबको मल्टीप्लाई करूं, या तो मैं सबको मल्टीप्लाई करूं, या फिर इनको ऐसी दो संख्या में तोड़ूं
जैसे 7 × 3 मैंने तोड़ दिया इसको, 7×3 = 21। मैंने इसको 3 × 2 में तोड़ दिया, 3×2 = 6। अब मैंने इसको 4 × 2 में तोड़ दिया, ऐसे। अब देखो 7 और 1 7 ये रहा, तो 7 आ जाएगा बाहर। दो एक जैसी संख्या रूट में है। ये 3 और ये 3, 3 आ जाएगा। ये 2 और ये 2, 2 आ जाएगा। और केवल बचेगा 4। अंडर रूट में क्या बचेगा? ये अकेला बचेगा, क्योंकि इसके जैसा और कोई है ही नहीं। और आप जानते हैं 7×3 = 42, और अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। तो ये आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा बच्चा? 84। अब आपसे मैं एक बात बोलूंगा, और दिमाग के किसी कोने में उस बात को रख लेना, कि जो ये 13 14 15 भुजा दे रखी है ना, और आपसे एरिया पूछ लिया है, ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर सवाल है। चाहे मैं एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करूं, स्टेट के एग्जाम की बात करूं, तो आपको बार बार हर एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि किसी त्रिभुज की साइड 13 14 15 है, 13 14 15, और बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो बच्चे अगर आप याद रख सकते हैं तो सीधा सीधा इसका एरिया 84 रखना याद। पता है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे टीचर ने भी हमसे यही बोला था कि 13 14 15 अगर भुजाओं वाला कहीं पूछा जाए तो उसका डायरेक्ट 84 याद रखना। हालांकि उसने सॉल्व भी कराया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइड है, बहुत इंपॉर्टेंट साइड है ये, जिनका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो हमने याद रख लिया कि भाई 84 ठीक है, दिमाग के किसी कोने में रख लेते हैं। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरे एग्जाम में ये सवाल आया था, एसएससी सीजीएल के शायद 2019 या 2018 के एग्जाम में ये बना था सवाल, कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 है, उसका एरिया बताओ। आप सोचो मुझे कितना समय लगा होगा इसे सॉल्व करने। मैंने नहीं किया सॉल्व, 1 सेकंड में मैंने 84 लगाया, मैं आगे बढ़ गया। तो कई बार चीजें दिमाग में अगर टीचर आपसे कहे कि इसको ध्यान में रखना और आप रख लेते हैं, तो फिर बहुत सारा टाइम आपका वो बचा देती है। आप नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, आपको फिर सॉल्व करके 84 निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक सवाल मैं और कराता हूं आपको, इन्हीं इन्हीं भुजाओं के ऊपर, इन्हीं भुजाओं के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, जरा देखिए। कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार गत्ते की 3 भुजाएं क्रम से है, 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर है। अब 3 साइड आपको दे दी। कह रहा है 8.75 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे रंगना है। अब एक त्रिभुज है, देखना कैसे, ये कोई ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? सामने देखना, क्षेत्रफल होता है ये वाला जो अंदर का पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्षेत्रफल। जो मैंने ये पिंक कलर से जो शेडिड किया है ना, इसको कहते हैं, अच्छा इसको कहते हैं क्षेत्रफल। अब सवाल कह रहा है कि इसको रंगना है। इसको क्या करना है? इसको रंगना है, पेंट करना है, पेंट करना है। और पेंट करने की जो कीमत आती है वो प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो 8.75 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो 8.75 रुपए है। अब कह रहा है बताओ खर्चा कितना आएगा। तो आपको पता है कि 13 14 15 मीटर है, तो भैया इसका क्षेत्रफल तो अभी अभी हमने निकाला, कितना? 84 मीटर स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में ही तो निकाला, अभी भाई पिछले सवाल में ही तो निकाला 84 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत अगर 8.75, तो 84 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 8.75 गुणा 84। बस इसे कैलकुलेट कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। पॉइंट हटेगा बटे 2 जीरो, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 4 से जाएगा 21 बार, 21 पंजे 105, 21 तिया 63 और 10 73। ये आ जाएगा 735। कितना आ जाएगा? 735।
कितना रुपए का खर्चा आपको मिलेगा अगर आप इसे रंगवाते हैं तो। चलो भाई, ये क्वेश्चन अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, आप कर लेना इसे, बाकी हम कल इसको आगे बढ़ाते हैं और कल हम ट्रायंगल वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।